नमस्कार, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आधुनिक भारत की श्रृंखला में। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि यह बहुराष्ट्रीय कंपनी कभी संपूर्ण विश्व में अपने एकाधिकार के लिए जाना जाता था। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, इन्होंने कई क्षेत्रों पर तो साम्राज्य भी स्थापित कर लिया था और राजनीतिक शक्ति के रूप में भी उभर कर आई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, उसका प्रारंभिक नाम या जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इस कंपनी का नाम एडवेंचर कंपनी था। और इसका पूरा नाम जो है वह देखिए क्या है कि दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन व ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये इस कंपनी का पूरा नाम है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो सफल कंपनी के रूप में जानी जाती है, यह अचानक सफल नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे बहुत लंबी यात्रा इन्होंने की है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति मैगलन था, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि विश्व की परिक्रमा करने वाला समुद्री रास्ते से पहला अंग्रेज कौन था। तो आप इसको जान लीजिए कि वह पहला अंग्रेज था ड्रेको। पहला अंग्रेज जो समुद्री रास्तों से विश्व की परिक्रमा करता है वह ड्रेको है। और यह ड्रेको 1580 ईस्वी में विश्व की परिक्रमा करता है। लेकिन यहां एक बात उन्होंने देखी कि विश्व में जो खास करके दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार के लिए बहुत सा रास्ता है जहां से कि हम पैसा कमा सकते हैं व्यापार करके। और खास करके इन क्षेत्रों से मसालों, सूती वस्त्रों, मलमल, रेशम, चीनी, सोरा, नील इत्यादि का व्यापार करके हम पैसा कमा सकते हैं। और इसी घटना से प्रेरित होकर, इसी बात से प्रेरित होकर के अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात सोची। और इसको बल तब मिला जब समुद्री शक्ति के रूप में स्पेनिश बेड़ा, जिसे आर्मडा कहा जाता है, तो इसके लिए भी इन्होंने युद्ध किया। और अंग्रेजों और स्पेन के बीच में जो युद्ध होता है वह 1588 ईस्वी में होता है। और स्पेनिश बेड़ा जो आर्मिडा जो स्पेनिश बेड़ा है, समुद्री शक्ति के रूप में यह एक पर्याय है। और इस पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की 1588 ईस्वी में। और यहीं से अंग्रेजों ने कंपनी बनाने की बात सोची और पहला प्रयास इसी 1588 ईस्वी में इन्होंने किया भी, लेकिन यह उसी वर्ष असफल हो गई। पुनः दूसरा प्रयास 1596 ईस्वी में किया गया। 1596 ईस्वी में दूसरा प्रयास अंग्रेजों ने किया एक कंपनी को बना करके, और यह कंपनी भी असफल हो गई। और ये दोनों प्रयास जो अंग्रेजों ने किया, इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए सहयोग दिया, पैसा दिया, राजकीय संरक्षण दिया, लेकिन असफल हो गई। नतीजा क्या होता है कि एलिजाबेथ प्रथम अपना हाथ अब खींच लेती है, लेकिन इससे ब्रिटेन या अंग्रेज के जो व्यापारी हैं उन लोगों पर इसका प्रभाव न के बराबर पड़ता है, यानी कि उनका मनोबल नहीं टूटता है। और उन्होंने 1599 ईस्वी में पुनः एक प्रयास किया। 1599 ईस्वी में पुनः एक प्रयास करते हैं और कंपनी बनाते हैं, और वह कंपनी एडवेंचर कंपनी
एडवेंचर कंपनी के रूप में इसका गठन होता है, जिसका पूरा नाम आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसका पूरा नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन व ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। और जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय ब्रिटेन की जो महारानी है वह एलिजाबेथ प्रथम है। और भारत में यदि देखा जाए तो जिस समय कंपनी की स्थापना होती है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर हैं। और आपको बता दें कि 1599 ईस्वी में ही मिल्टन नामक एक अंग्रेज व्यापारी जो स्थल मार्ग से यात्रा करता हुआ भारत पहुंचता है, इन्होंने भी भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को उत्साहित किया। और एक बात यह भी जान लीजिए कि जिस समय मुगल बादशाह अकबर थे उसके शासनकाल में एक अंग्रेज आते हैं यात्री, और उनका नाम है रॉल्फ फिंच। तो अकबर के समय जो आते हैं एक अंग्रेज, उनका नाम है रॉल्फ फिंच, रॉल्फ फिंच। और ये आते हैं कब? तो ये रॉल्फ फिंच नामक अंग्रेज आते हैं अकबर के समय। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि भारत आने वाला या अकबर के समय में आने वाला अंग्रेज कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच था, और इन्होंने बिहार की भी यात्रा की है। अब ब्रिटेन की महारानी ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों या भारत जो पूर्वी देश पड़ता था, इनसे व्यापार करने के लिए एक आज्ञा पत्र या रॉलेक्ट जो है निकालती है। और यह तिथि है 31 दिसंबर 1600। यह तिथि आपका है 31 दिसंबर 1600। और इसी को हम लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है, कंपनी की स्थापना तो 1599 ईस्वी में हो गई थी। और अधिकार पत्र जो हमें मिलता है अंग्रेजों को, वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और उसमें यह कहा गया था कि 15 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए? तो वह 15 वर्षों के लिए आप व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। लेकिन यह जो समय है कालांतर में बढ़ता रहा अनिश्चित काल के लिए। और इसी क्रम में 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में एक अंग्रेज जिनका नाम आप लोग जानते हैं पहले से, वो 1608 ईस्वी में निकलते हैं इंग्लैंड से भारत की तरफ आने के लिए, जिनका नाम है हॉकिंस, जिनका नाम है हॉकिंस। यह 1608 ईस्वी में लंदन से चलते हैं और भारत पहुंचते हैं। और भारत जिस जगह पर पहुंचते हैं उनका नाम है सूरत, उनका नाम है सूरत। और यहीं पर एक अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की। सूरत में जो फैक्ट्री स्थापित की वह कैसी फैक्ट्री थी? अस्थाई, अस्थाई फैक्ट्री। और यह हॉकिंस जो है 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में किनसे भेंट करते हैं? तो जहांगीर से भेंट करते हैं। क्योंकि अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 ईस्वी में ही, और उसके बाद मुगल बादशाह के रूप में जो आते हैं वह है जहांगीर, और 1609 ईस्वी में भेंट करते हैं। और जहांगीर ने जो है 400 जात का मनसब और एक जागीर, 400 जात का मनसब, 400 जात का मनसब और एक जागीर जो है हॉकिंस को देते हैं। और एक तरह से कह लीजिए तो
यहाँ से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पैर जमना शुरू होता है। हालांकि इसके बाद जो दक्षिण भारत का जगह है मसूलीपट्टनम, वह है मसूलीपट्टनम। यहाँ पर इन्होंने एक फैक्ट्री खोली और वह जो है 1611 ईस्वी में। तो यहाँ पर यह भी अस्थायी है, ऐसा नहीं है कि जैसे सूरत में अस्थायी है तो मसूलीपट्टनम में अस्थायी नहीं, यह मसूलीपट्टनम भी अस्थायी फैक्ट्री है और यह दक्षिण भारत में। तो प्रश्न ये उठता है कि दक्षिण भारत में जो पहली फैक्ट्री खोली गई वह कहाँ, तो वह मसूलीपट्टनम में खोली गई। इसके बाद जो है एक और अंग्रेज आते हैं, टॉमस रो। और ये टॉमस रो जो आते हैं भारत में, ये भी जहांगीर से भेंट करते हैं और जहांगीर से भेंट करने के बाद जहांगीर बड़ा खुश होता है, क्योंकि ये जो टॉमस रो है ये अरबी, तुर्की और फारसी का ज्ञाता था और इसलिए जहांगीर से बात करने में बहुत आसानी हुई, उनको अपनी बात समझाने में इनको दिक्कत नहीं आई और जहांगीर खुश होकर के इसे एक फरमान जारी करते हैं और यहीं से शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की वास्तविक यात्रा। और 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में इन्होंने अस्थायी रूप से एक कोठी का निर्माण किया। 1613 ईस्वी में अस्थायी कोठी या फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की और वह सूरत में। अभी तक जो भी यहां पर फैक्ट्रियां खुली थी वह अस्थायी थी, लेकिन अस्थायी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत में खुली और यहां पर एक काउंसिल परिषद की भी स्थापना की गई और जितने भी क्षेत्र थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, जहां जहां इन्होंने छोटी मोटी भी फैक्ट्रियां खोली थी, उन सारी फैक्ट्रियों को इसी सूरत के काउंसिल परिषद के अधीन रख दिया गया। जहांगीर ने यूं ही अंग्रेजों को कोठी स्थापित करने के लिए फरमान जारी नहीं किया था, इसके पीछे एक कारण था। अब इसको जान लीजिए कि अभी तक जहांगीर जो समझता था कि पुर्तगाली ही सर्वश्रेष्ठ यूरोपियन है, लेकिन 1612 ईस्वी में, कितने ईस्वी में, तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में स्वाली का युद्ध होता है। स्वाली का युद्ध होता है और इस युद्ध में, स्वाली के युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और श्रेष्ठता हासिल करते हैं। तो जहांगीर के मन में यह हुआ कि आने वाले समय में पुर्तगाली की बजाय अंग्रेज ही हमारे लिए ज़्यादा हितकर होंगे, हितैषी होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब आप देखेंगे कि कैसे और किन परिस्थितियों में और किन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने में, फलने फूलने में भारत में सहयोग दिया। तो अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का सबसे पहले मिले। तो चलिए हम चलते हैं पुनः उस ओर जिन जिन कारणों ने और जिन जिन लोगों ने सहयोग किया वो इस प्रकार से है। तो देखिए, जहांगीर ने सबसे पहले 1613 ईस्वी में एक आदेश जारी किया, एक फरमान जारी किया कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, भारत में अस्थायी कोठी स्थापित कर सकते हैं। कोठी, फैक्ट्री या कारखाना हम उसे कह रहे हैं जहां से सामान का आयात और निर्यात हम करते हैं। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात मैं कर रहा हूं, अभी की नहीं। तो अस्थायी कोठी स्थापित हो गई और
कई क्षेत्रों में, अहमदाबाद, बड़ौदा, भड़ौच, आगरा, इन क्षेत्रों में कोठियां स्थापित हो गई। और उसके बाद जो है देखिए, ये गोलकुंडा का जो राजा है, गोलकुंडा का राजा, उनसे अंग्रेजों की संधि होती है और बात होती है कि यदि आप 500 पैगोडा वार्षिक देते हैं तो आप व्यापार कर सकते हैं। और यह पैगोडा सिक्का है कहाँ का, तो गोलकुंडा राज्य में चलता था उस समय, तात्कालीन समय में पैगोडा गोलकुंडा राज्य में चलता था। और उसके बाद जो है ये अनयप्पा, चंद्रगिरी के राजा अनयप्पा से अंग्रेजों ने मद्रास को पट्टे पर लिया। कितने ईस्वी में लिया है, तो वह है 1639 ईस्वी में। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा अनयप्पा से। और फिर शाहसूजा, यह शाहसूजा जो है यह बंगाल का नवाब है। और इस शाहसूजा से अंग्रेजों ने समझौता किया और 3000 रुपये वार्षिक कर दे करके, 3000 रुपये वार्षिक कर दे करके इन्होंने बंगाल में अपने व्यापार को करने की अनुमति हासिल कर ली। और चार्ल्स और कैथरीन ब्रिगेंजा, ये चार्ल्स द्वितीय जो हैं ये ब्रिटेन के राजकुमार हैं और कैथरीन ब्रिगेंजा यह पुर्तगाली राजकुमारी है। इन दोनों की शादी जो है 1668 ईस्वी में होती है। शादी 1668 ईस्वी में होती है। और इस शादी के बाद जो है पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई जो है दहेज में दिया। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, इस मुंबई को अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे 10 पाउंड प्रतिवर्ष, 10 पाउंड प्रतिवर्ष कर लेकर या टैक्स लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद जो है वह फर्रुखसियार, हालांकि इस बीच में औरंगजेब ने भी सहायता की है, उन्होंने भी अनुमति दी बिना चुंगी लिए, लेकिन मुख्य रूप से जो है यह फर्रुखसियार, इन्होंने 1717 ईस्वी में एक सुनहरा फरमान जारी किया, सुनहरा फरमान। और यह सुनहरा फरमान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि फर्रुखसियार ने कहा कि आप मुंबई में जो सिक्के ढालते हैं यह संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चला सकते हैं। और यह सबसे बड़ी इस फरमान की विशेषता कह लें, जिन्होंने मूल रूप से साम्राज्य को या ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अस्तित्व को स्थापित करने में मदद की। और 1717 ईस्वी का यह फर्रुखसियार का जो फरमान है, सुनहरा फरमान, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। और यह अंग्रेज इतिहासकार औरम ने कहा कि 1717 ईस्वी का जो 1717 ईस्वी का सुनहरा फरमान जो है वह क्या है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है। यह मील का पत्थर साबित होता है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्थायित्व प्रदान करने में। तो अस्थायित्व प्रदान करने में यह मैग्ना कार्टा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और आप जो है जानते हैं कि भारत में कई जो फोर्ट बने और कई शहरों की जो स्थापना हुई, उनमें से जो मुख्य रूप से है वह मैं आपको बताता हूं कि मुंबई एक
शहर है जो अभी वर्तमान समय में तो भारत की वित्तीय राजधानी है, तो मुंबई एक। उसके बाद जो है मद्रास, तो मुंबई की स्थापना का जो श्रेय है वह है अंगियार। यह मुंबई के संस्थापक हो गए। और मद्रास के जो संस्थापक हैं वह है फ्रांसिस डे। और कोलकाता जो है, यह आप लोग जानते हैं जॉब चार्नॉक इसके संस्थापक हैं। और यह जो कलकत्ता है, यह छोटे छोटे जगहों को मिला करके बना। और यह जगह था सूतानाती, गोविंद नगर और कोलिकाता। इन तीनों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने कोलकाता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में की। 1690 ईस्वी में की। और इसके बाद आप जानते हैं कि दिल्ली के संस्थापक या वास्तुकार जो हैं वो कौन है, तो ये आप लोग जानते हैं, इसका नाम है लुटियंस। इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण बात है वह, जैसे कि आप देखिए, मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने 1639 में की। 1639 ईस्वी में की। और यहां पर आप जानते हैं कि एक किला भी स्थापित किया गया, और वह जो किला था वह सेंट जॉर्ज का किला था। वह किला सेंट जॉर्ज का किला, यह कहां, तो मद्रास में स्थापित। और कोलकाता में जो स्थापित किला उसका नाम है फोर्ट विलियम। यह किला कलकत्ता में स्थापित किया गया। और इस तरह हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक स्थायित्व ही प्रदान नहीं करता है या मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह अब एक राजनीतिक रूप से प्रेरित हो चुकी थी, क्योंकि मैग्ना कार्टा जो है, जिसे हम कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि इतिहासकार औरम कहते हैं कि 1717 ईस्वी का जो सुनहरा फरमान है फर्रुखसियार का, वही ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा है, जिसने स्थायित्व प्रदान की एक कंपनी के रूप में। और यहीं से राजनीतिक इच्छा शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की जगती है। और आगे जब हम देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक राजनीतिक शक्ति के रूप में आती है और फिर भारत के कई क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा, और फिर अगली वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विस्तार होता है भारत में, यानी कि राजनीतिक शक्ति के रूप में, वो मैं बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।